मैं हूं आज़म मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म सज़ा। वाक़या है 23 दिसंबर की रात का, जब लाहौर की LDA एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी के 5 लोग उम्रा की रवानगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना हुए। लेकिन इनके ऊपर मुसीबत तब पड़ी जब 25 दिसंबर की रात को सऊदी हुकाम ने इन 5 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उनके बैग के अंदर 2 किलो आइस जो थी वो लाहौर से सऊदी अरब मुंतकिल की गई। ये वाक़या बड़ा इंतनाक था। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की ज़ाहिर है एक बदनामी हुई पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट से मनशियात कैसे सऊदी अरब जा सकती है। इन 5 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद एक लंबी स्टोरी है जिस पे ANF हुकाम ने बहुत ज़्यादा वर्क किया और वर्क करने के बाद पता चला कि ये 5 लोग जो थे वो बेगुनाह थे। बड़ी हैरानकुन वाक़या ये था कि इन 5 लोगों को तारीख़ में पहली मरतबा सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान के हवाले किया, क्योंकि इनके ऊपर मनशियात बरामदगी का जो केस था वो झूठा था। लेकिन ये लोग जब पकड़े गए, 5 लोग जो थे, ये किस तरह से पकड़े गए, इनका बैग किस तरह से तब्दील हुआ, किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया, वो हम आपको साथ साथ बताएंगे। इस वक्त हम LDA एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी लाहौर पहुँचे हैं, उस घर में जहाँ के ये 5 अफराद जो थे ये सऊदी अरब गए और पकड़े गए। ANF हुकाम के मुताबिक इनका टैग तब्दील किया गया। इनमें से जो एक खातून थी जिनका नाम फरहाना अकरम था, उनका टैग तब्दील किया गया और दूसरे बैग के ऊपर वो टैग लगा दिया गया और तकरीबन 2 किलो जो आइस थी वो उनके बैग में डाल दी गई और वो 2 किलो आइस जो थी वो बैग जद्दा एयरपोर्ट पर मुंतकिल हुआ। अब मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल साहब, फरहाना अकरम के हस्बैंड। सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि इनके बैग से ड्रग्स बरामद हो गई है शॉर्टली, और आपने क्या किया फौरी तौर पर? हमें पता चला जब ये अरेस्ट हो गए वहाँ पे, तो हमने फ़ौरन यहाँ पे ANF से रब्ता किया। पहले एयरपोर्ट पे गए, वहाँ से वीडियो वगैरह निकलवाई इनकी बैगों की, लगेज की, और फिर उसके बाद हमें पता चला कि 5 टैग मेरी मिसेस के नाम फरहाना अकरम के नाम से बुक हो गए हैं। फिर हम ANF में गए, वहाँ पे उनसे सारी मालूमात शेयर की और फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई की और हमें हमारे जो बंदे थे उनको बेकसूर साबित किया और सारे जो एविडेंस थे वो भेजे सऊदी अरब में और उन्होंने हमारे 5 बंदे जो है रिलीज़ कर दिए। तो ये बताइएगा कि इस वक्त हम चाहते हैं कि मिस फरहाना से बात करें ताकि वो हमें एक्चुअल सूरत हाल बताएं कि हुआ क्या। आइए आप मेरे साथ चलिए ताकि हम उनसे बात कर सकें। जी, तो अब हम मौजूद हैं फरहाना अकरम के साथ, जिनको 25 दिसंबर की रात उनके होटल से सऊदी हुकाम ने पकड़ लिया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उनका जो एक बैग तब्दील हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये टैग चेंज की कहानी है। इसमें एक छोटा सा जो टैग है वो इस सारी कहानी को चेंज करता है कि एक टैग जब तब्दील होता है तो किस तरह से किसी बेगुनाह के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है और वो एक बैरून मुल्क किस अज़ियत से दुचार होता है। तो फरहाना अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फरहाना, ये बताइएगा मैडम, आप जब वहाँ पर गईं तो आपके साथ हुआ क्या? हमें तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि हम उम्र की अदायगी के लिए गए थे कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। कुछ हुआ, अजीब सी कहानी होगी हमारे साथ। तो 25 को हम उम्र अदा किया हमने। उसके बाद फिर हमें वो कुछ लोग आए, 8-10 लोग थे, वो हमारे रूम के बाहर डोर पे बैठ गए कुछ लोग और वेरिफिकेशन करने लग गए थे। उसके बाद हमें वो सब को 5 को ले गए और फिर हमें स्टेटमेंट हमारी कुछ तैयार की। हमें बहुत अज़ियतें भी, कभी किधर घुमा के लेके जाते थे, कभी किधर घुमा पुलिस की गाड़ी में लेके जाते थे। फिर उन्होंने एक जगह पे ले गए, वहाँ उन्होंने हमारे हाथ बांधे, हथकड़ियाँ लगा दी और स्कैनिंग की, बैक साइड पे हम हाथ करके और वो हमें हथकड़ियाँ लगाईं और वो पाउडर सा कुछ था वो टेबल पे फैला के उन्होंने उसकी तस्वीरें और वो वीडियो बना ली। फिर हमें उस स्टेटमेंट आपको समझ आ रही थी कि आपके साथ हो क्या रहा है? तो हम इतने परेशान थे कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। BP हाई हो गया मेरी सिस्टर का, मेरा भी, सभी परेशान थे, बहुत ही परेशान की हालत। बार बार आपका नाम लेते थे? बार बार मेरा नाम लेते थे। आपका बैग है, आपका बैग है, आपके नाम क्या नाम लेते थे वो आपका बार बार? वो हैंड कैरी आपका है, आप गिफ्ट छोड़ आए हैं जद्दा में, ये वो गिफ्ट है, ये उसी में ये मवाद था। ये बार बार यही बात करते थे। फिर हमें एक रूम में उन्होंने छोड़ दिया। फिर सिर्फ मुझे, मेरी सिस्टर और भांजी को मुझे जद्दा ले गए। वो कहते हैं आपने पहचान करनी, शनाख्त करनी। वो एक बंदा भी हमने पकड़ लिया, वहाँ मुझे छोड़ा। वहाँ से फिर उन्होंने हथकड़ियाँ लगाईं और पाँव में भी जंजीर लगाई। वहाँ बैठे बैठे मुझे लगा दी। मैंने कहा आप बहुत जालिम लोग हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब मेरी एक चीज़ है ही नहीं, मेरे क्यों ज़िम्मे लगा रहे हैं।
लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। तो क्या फिर आपको जेल में डाल दिया? उसके बाद स्टेटमेंट उन्होंने सारी तैयार कर ली। मैंने कहा मैं ऑन ड्यूटी हूँ, यानी कि इन सर्विस हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो आपने मेरे साथ क्यों ऐसा किया है? मैं पाकिस्तान से पता करवाएं। तो क्या इस दौरान जब आपको पकड़ा जो पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग थे उन्होंने या किसी ने आपसे रब्ता किया, आपके साथ वहाँ पे सलूक क्या हो रहा था? वो हमें बहुत सख्ती से पेश आते थे। कोई हम बात करते थे तो चुप करवा देते थे, और अब इतनी नफ़रत की निगाह से देखते थे कि पता नहीं क्या हमें अभी मारेंगे। और उसके बाद वो हमें स्टेटमेंट उन्होंने कुछ तैयार किए, हमारे फिंगरप्रिंट लिए ब्लैक इंक से। तो फिर कितने दिन आपको उन्होंने जेल में रखा? जेल में हमें वो ले गए। उसके बाद ये सारा कुछ तैयार करके हमें जेल में ले गए। जेल में 22 दिन में रही हूँ वहाँ पे। मेरी सिस्टर 10 दिन रही हैं और मैं 22 दिन रही हूँ। तो क्या कहते थे जेल में, उनका सलूक क्या था, किस तरह से आपने फिर वहाँ पे टाइम गुजारा? जेल में तो हमने मेडिसिन ली। जब बीपी हाई हो गया, मेरी सिस्टर का पाँव की स्वेलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी, मेरा भी बीपी हाई हो गया। फिर वहाँ मेडिसिन लेनी थी तो उन्होंने फिर भी जंजीर, पाँव में जंजीर और हाथों में हथकड़ियाँ लगा के और हमें ले गए मेडिसिन देने के लिए। फिर वापस ऐसे ही लाए। मुकम्मल चेकिंग की उन्होंने, बार बार चेकिंग ही करते थे। और बहुत परेशानी की हमने हालत में वो दिन गुजारे। ये सोच रहे थे, घर वालों को भी पता नहीं था कि पीछे, पता ही नहीं था वो कहाँ हम लोग चले गए। हम बहुत परेशान थे। फिर अचानक एक बच्ची थी वहाँ पे, उसने रब्ता करवाया घर, हस्बैंड से बात हुई, फिर इनको हमने सारी डिटेल बताई। ये अलग से परेशान थे और हम लोग अलग से परेशान थे। हमने सब पता नहीं आप हम यहाँ से निकल सकेंगे भी नहीं निकल सकेंगे। सुना था यहाँ 20 साल सज़ा हो जाती है और सर कलम भी कर देते हैं। तो ये हमें और परेशानी थी। जो इस दौरान आपको कोई पता नहीं था चल रहा कि हो क्या रहा है आपके साथ? हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन जब वो 4 लोग हमारे चले गए, मेरी सिस्टर चली गई, मेरी भांजी चली गई, तो भाई भी, बहनोई भी चले गए, भांजा। उसके बाद मैंने कहा मेरे तो अब नहीं, मेरे कोई हालात नहीं, बचने की उम्मीद नहीं है, मैं तो बस इधर ही रह गई। हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया, तसल्लियाँ देते रहे हैं, लेकिन मुझे ये था, शक था कि मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं इधर ही रहूँगी, पता नहीं कब तक रहूँ, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। फिर जब आपको रिहाई का परवाना कब मिला और आपको कब पता चला कि ये सारा जो था वो आपके साथ एक फ्रॉड हुआ? मैंने हस्बैंड से बात की, मैंने इनको कहा कुछ भी हो जाए और आपने हमें निकलवाना है, भरपूर कोशिश करें, आप गवर्नमेंट से बात करें, हाँ हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, उनसे बात करें। तो इन्होंने फिर कोशिशें, बहुत अनथक कोशिश की है, बहुत कोशिश की। और फिर भी मैंने इनसे 2 दिन, मुझे कहते हैं अभी आप ना रुक जाओ, फिर 2 दिन रुक जाएं, मुझे ऐसे दिलासा देते रहे। तो मैंने कहा मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, मुझे आप सही बात क्यों नहीं बताते हैं, मुझे सही बात बताएं। मेरी बेटी से भी बात करवाते, वो भी मुझे तसल्लियाँ देती रही। तो क्या इन्होंने आपको एक लम्हे के लिए बताया कि आप ड्रग्स केस में, मतलब आपके ऊपर ड्रग्स का इल्ज़ाम है, ये बता दिया था या ये नहीं था बताया? नहीं बताया, मुझे ड्रग्स का नहीं बताया, बस यही बताया। ये और लोगों से भी सुना कि इनके ज़िम्मे एक हैंड कैरी बैग, स्कूल बैग था, वो छोटा सा बैग था ग्रे कलर का, तो वो बता रहे थे, लोगों ने बताया कि आपके 2 किलो आपके पास वो बरामद हुई है, उस वजह से आप यहाँ पे आए। तो फिर जब वहाँ से रिहाई मिली और पाकिस्तान आए तो फिर कैसा लगा? हुकूमत का शुक्रिया अदा किया? क्या आपको, आपके जज्बात क्या थे? बहुत शुक्रिया अदा किया मैंने डीजी साहब का, कर्नल साहब का, हमारे मोहसन नकवी साहब आए, उन्होंने हमारी बहुत एफ़र्ट की, बहुत ही हेल्प की और उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हम 5-6 लोगों को खैरियत आफियत से हमारे घर पहुंचाया अपने बच्चों के। जी, फरहाना इकरम हमें बता रही थी अपनी वो दर्दनाक स्टोरी जो 25 दिसंबर की रात शुरू हुई और 12 जनवरी तक ये उस एक अज़ियत में मुब्तला रहीं। एक ऐसा इल्ज़ाम जो जुर्म इन्होंने किया भी नहीं था और उसकी पदाश में ये तकरीबन कोई 20 दिन इन्होंने सऊदी अरब में एक जेल काटी। ANF हुकाम के मुताबिक ये वाक़या बड़ा दिलचस्प इसलिए भी है कि ये एक फ़िल्मी सीन की तरह से हुआ कि जैसे ही फरहाना ने एयरपोर्ट के ऊपर गई, अपना बैग जो था वो जमा करवाया और उसको एक टैग लगा और वो टैग लगते ही वो बैग नीचे फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर सेग्रीगेशन एरिया में चला गया। वहाँ पर एक सऊदी गवर्नमेंट का एक जो निजी कंपनी है जो आउटसोर्स थी, जो वहाँ पे इनके बैग्स और दूसरी चीज़ों को मैनेज करती है, उसके एक मुलाजिम ने इनका टैग तब्दील कर दिया और वो टैग एक तकरीबन 3 से 4 किलो जो हैंड कैरी होता है ख़वातीन का पर्स ग्रे रंग का, उसको लगा दिया।
असल में इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि कभी भी इनका जो बैग था फरहाना का, वो 23 किलो के टैग वाला बैग था। इनकी बचत जब हुई, जब ANF हुकाम ने उस वीडियो को गौर से देखा और फिर सऊदी हुकाम से रब्ता किया और उनको ये बताया कि फरहाना का जो बैग है वो 23 किलो का है, लेकिन जो टैग ड्रग्स वाले बैग को लगा हुआ है वो 3 से 4 किलो है। एक सबूत तो ये था, और दूसरा ये भी था कि एक अब्दुल्ला नाम का जो कैरियर था, ड्रग कैरियर, उसे बिज़नेस क्लास से ANF हुकाम ने गिरफ़्तार किया था, जिसने ये कहा था कि उसे एक बैग तब्दील शुदा टैग के साथ उसकी तस्वीर दी जाएगी जब वो जद्दा में उतरेगा। कराची के इलाके गार्डन से 2 बच्चे 5 और 6 साल के अली और आलियान 14 जनवरी को लापता हो गए थे। दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे और उसके थोड़ी देर बाद जब घर वालों ने उन्हें ढूंढा, घर वापस नहीं आए, तो उसके बाद उन्हें ढूंढने का आगाज़ किया गया। इब्तदाई तौर पर घर वालों और अहले इलाका ने उनको यहीं पर ही इलाके में ढूंढा और उसके बाद फिर मसाजिद में ऐलानात भी कराए गए, लेकिन बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। वाक़े से पुलिस हुक्काम को आगाह किया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा अगवा की दिफा के तहत दर्ज किया और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया। इस घर के बिल्कुल सामने ही लियारी नदी बहती है और पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कुछ जो इलाके के CCTV कैमरास थे उनकी CCTV फुटेज हासिल की, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर एक खातून और मर्द 2 बच्चों के साथ जाते हुए नजर आए। लेकिन पुलिस हुक्काम का कहना है कि तफ्तीश में ये बात साबित हुई कि वो दोनों बच्चे अगवा होने वाले नहीं बल्कि उन खातून और मर्द के ही थे। उनको दीगर CCTV फुटेज से भी कनेक्ट किया गया तो वो दोनों बच्चे उन्हीं के निकले। उसके बाद फिर पुलिस ने यहाँ पे लियारी नदी में सर्चिंग की, डाइवर्स उतारे गए नदी में। उसके अलावा यहाँ पे झाड़ियों में बच्चों को तलाश किया गया। जो बंद मकानात हैं, जो मुख्तलिफ पुराने टैंक्स हैं, टंकियाँ हैं पानी की, वहाँ पे भी बच्चों को सर्च किया गया, लेकिन बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका। हैदराबाद से स्पेशली स्नैपर्स भी मंगवाए गए, जिन्हें बच्चे कपड़े सुंघा कर यहाँ इलाके में घुमाया गया, तो वो एक जगह पे जाके रुके जो कि यही लियारी का इलाका है, कश्ती चौक के पास। लेकिन वहाँ पे भी बच्चों के बारे में किसी भी किस्म की कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। हम मौजूद हैं अली रज़ा के घर में और इनकी वालिदा से बात करते हैं कि थोड़ा सा इस वाक़े के बारे में बताइएगा कि क्या हुआ था और किस तरह से वाक़े पेश आया। वाक़या ये हुआ कि स्कूल से मैं अपने बेटे को लेके आई 12:15 साढ़े 12 के करीब। तो फिर मैंने उसके कपड़े चेंज करवाए, फिर मैंने बोला खाना खा लो, तो कहने लगा मम्मा मुझे खाना नहीं खाना। तो वो बहन भाई आपस में खेलने लगे, खेलते खेलते बाहर चले गए। बाहर गए तो दोनों में लड़ाई हो गई। फिर वो अंदर आए लड़ते लड़ते, फिर मैंने अब चीज़ दी, अपने बेटे को भी दी, बेटी को भी। मैंने बोला लड़ाई नहीं करो, ये लो चीज़ खा लो। फिर बेटी को भी दिया और बेटे को भी दिया। वो मेरे हाथ से चीज़ लेके बस निकला बाहर निकला। 5-10 मिनट गुजरे, उसके पीछे मैं निकली। दरवाजे पे मैं खड़ी हुई, मैंने यहाँ वहाँ देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो फिर मैं खड़ी थी दरवाजे पे ही। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला जाके ज़रा आगे देख के आओ, भैया है। तो बेटी मेरी गई, मैं खड़ी थी दरवाजे पे, गई जाके देख के आई, कहने लगी वहाँ पे भैया नहीं है। तो फिर वो आई, फिर मैंने अपने जेठ के बेटे को भेजा, मैंने बोला ज़रा देख के आओ आगे। खेलते खेलते आगे तो नहीं चला गया, तो फिर वो गया, वो देख के आया, वो कहने लगा नहीं है वहाँ पे। फिर मैं पड़ोसियों के घर पे गई, मैंने बोला शायद खेलने चला गया होगा किसी पड़ोसी के घर पे। वहाँ पे भी 3 चक्कर मैंने दिए, मगर उन्होंने कहा कि हमारे घर पे वो आया ही नहीं है। बस इतनी देर लगी। बच्चे के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि अब तक पुलिस ने जो तफ्तीश की है क्या वो उससे मुतमईन है। आप ये बताइएगा कि पुलिस ने अब तक जो भी तफ्तीश की कि उस बारे में, बच्चों के बारे में जो भी तहक़ीक़ात की जा रही है, तो आप उससे मुतमईन हैं? पुलिस हुक्काम आपके साथ राब्ते में है? नहीं, पुलिस हुक्काम तो हमारे साथ राब्ते में हैं। गार्डन थाना और SHO DSP वगैरह, एक तो आरिफ अजीज़ भी, तकरीबन SSP जो है वो आरिफ अजीज़, वो भी वक्फन हमें राब्ते में रहते हैं हमारे साथ। मगर पुलिस की अब मैं क्या बताऊं, आज 24 दिन मुकम्मल हुए हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाए पुलिस। हम इस बात पे हम अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हमारे बच्चों को कि वो गए कहाँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई निशानी नहीं मिल रही है, अब तक कोई क्लू नहीं मिल रहा। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन हुए
ये लियारी नदी बोलते हैं सामने की तरफ, वहाँ पे 2-3 सर्च ऑपरेशन हुए, वहाँ से भी वो उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे, हमें पता है, वहाँ गए ही नहीं है, वो जाते ही नहीं थे। बच्चे इस रोड के सामने, घर के सामने वाली रोड पे खेलते थे। उस दिन बस क्या हुआ, मेरा बच्चा तो बाहर ज़्यादा जाता भी नहीं था, बस उस दिन उसके ऊपर बुराई थी, पता नहीं क्या, कि वो निकला घर से बाहर और बस 15 मिनट के अंदर अंदर गायब हो गए। जी, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त दूसरे बच्चे घर में आलियान के, और इनके वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से वाक़या पेश आया और अब तक जो है वो पुलिस ने जो भी तहक़ीक़ात की हैं तो उस पर वो मुतमईन है या नहीं, और इनकी खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी है या कोई रैंसम के लिए कोई टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। उनकी वालिदा से हम बात करेंगे। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि उस वक्त जब पुलिस ने हमें बताया कि बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तो आप थोड़ा सा वाक़े की डिटेल बताइएगा, हुआ क्या था उस दिन? 14 तारीख का वाक़या, 14 जनवरी। बच्चे अमूमन इलाके में जैसे रोज़मर्रा की तरह खेलते हैं, और अपने इलाके में अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं कि हमें इस बात का डर हो कि अल्लाह ना करे बच्चों को कोई उठा के ले जाए। उस दिन बच्चे बस बैक साइड खेल रहे थे कि हमने पूछा भी लोगों से, अपने यहाँ बच्चों को देखे, कहने हाँ, और इतनी रौनक है, लोगों का चहल पहल है, किस तरह बच्चों को उठा के लेके कुछ पता नहीं चला। काफ़ी जगह ढूंढा, यहाँ तक कि मैंने खुद ढूंढा, और मेरे साथ उसकी वालिदा थी, उसने ढूंढा, उनकी घरवाले के सारे अफराद थे, हर जगह ढूंढा, दूर दराज हमने ढूंढा, और यहाँ तक एक माँ हो कि मैंने जाके गटरों में ढूंढा है, अपने बच्चे को गटर के अंदर मैंने ढूंढा कि शायद, हालांकि वहाँ के लोगों ने कहा ये छोटे बच्चे यहाँ नहीं आते हैं। किसके? यूनुस के बच्चे। मैंने कहा कह रहे नहीं, वो तो यहाँ नहीं आया है। अपनी तसल्ली के लिए हर जगह देखा, कहीं भी कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने FIR उसी दिन ही कटवाया। उस दिन मैंने FIR कटवाया, पुलिस से बात की, तो यहाँ के कैमरा, यहाँ का बस, यहाँ बगदादी मार्केट है अपने इलाके में, यहाँ का चेक किया, और इसके बाद यहाँ सामने बैक साइड क्राउन बिल्डिंग है, वहाँ पर देखा, तो उसमें भी कुछ नज़र नहीं आया। उसके नेक्स्ट डे तो ये हुआ कि तब पुलिस वगैरह आए, बस अपने बातें कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा आप सुराब गोट देखें, शायद वहाँ पर कुछ हो। कहने आपके पास क्या प्रूफ है सुराब गोट में? तो मैंने कहा नहीं, आप चलें वहाँ पर शायद हो। कहने का नहीं, मैंने कहा वहाँ पठानों का इतना बड़ा इलाका है, ऐसा कुछ वारदात होते हैं वहाँ अंदर के, वो तो बहुत बड़ा है, वहाँ कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा नहीं, इंस्पेक्टर जो वो ज़फ़र इकबाल है, उनसे मेरी बात हुई ना, तो कहने लगा अगर आप मैंने कहा आप ऐसा करें, मुझे ले जाए, मैं खुद अंदर जाके देखती हूँ। कहने लगा अगर आप अंदर जाएंगी तो हम आपकी तस्वीर लेके आपको ढूंढने लगेंगे। फिर मैंने कहा मतलब आप लोग वहाँ डरते हो, वहाँ नहीं जा सकते हो? कि नहीं ऐसी बात नहीं, मगर वो बहुत बड़ा है। अरे तो कराची शहर बहुत बड़ा है, तो वही बात है, कराची शहर बहुत बड़ा है, तो क्या मतलब आप लोग उसको ढूंढ नहीं पाओगे? तो बात यानी कि उसकी उसी दिन मुझे समझनी चाहिए थी कि बच्चे ये ढूंढने में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन उसने जो वर्ड यूज़ किया, मुझे उस वक्त इस बात को समझना चाहिए था, बट मैं समझी नहीं। मैं समझी शायद गवर्नमेंट है, सपोर्ट है, हमारे बच्चे बस अभी मिल जाएंगे, ताहाल कोई पता नहीं चल रहा। आलियान के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इतना अरसा गुजर गया, बच्चों को तकरीबन महीना होने वाला है, तो क्या इस दौरान आपको किसी किस्म की टेलीफोन कॉल, कोई रैंसम कॉल आई है? नहीं, अभी तक सर नहीं, कोई भी नहीं आया, ना कोई मालूमात निकाला है इन्होंने, ना कोई पता लगाया है। बस हमें बुलाते हैं, आप आ जाओ, आपके दोस्त कौन से के साथ आपका बेटा जाता था, मोहल्ले में किसके साथ जाता था। वो तो इस 7-8 महीनों में मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाता था। मैं बीमार, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरा जो तबीयत सही नहीं रहता है, मैं अपने बेटे के साथ 24 घंटा समझो रहता था, रात को भी दिन को भी वो मेरे साथ ही रहता था। कभी चीज़ लेने चले गया तो अपने बहन भाइयों के साथ गया, ट्यूशन के टाइम या ट्यूशन से आने के बाद, उस टाइम पे ट्यूशन के बाद भी मैं अपने साथ ही उसको रखता था, और ज़्यादातर क्लोज मेरे साथ था। तो मेरा बच्चा जो है ना, आज 24 दिन हो गए, ना कोई बड़ा हमारे पास सर पे हाथ रखने आया, ना हमारे बच्चों को पता लगाने में हमारे साथ दे रहे। अभी तक पुलिस जो है ना, यही कार्रवाई करते करते हमारे पास ही बार बार आता है। और अभी ये मेरा बेटा ट्यूशन से आ रहा था, एक गाड़ी वाले ने उसको बोला आओ बैठो, तो इसने बोला मैं नहीं बैठता हूँ, मेरे पाँव आए, मैं पाँव से जा रहा हूँ। तो बोला नहीं तुम थक जाओगे। फिर इसने खौफ से उस गाड़ी का नंबर नहीं लिया और भागते हुए इधर आ गया। अभी 15-20 मिनट का बात है ये।
आपके आने से पहले। क्या वाक़या हुआ आपके साथ? अभी मैं ट्यूशन से आ रहा था, एक सुस्की वाला अंकल बोलता है बेटो मैं आपको इधर छोड़ दूंगा। मैंने बोला नहीं मेरे पास पाँव है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बोलता है नहीं बेटो आप थके हो। मैंने बोला नहीं मैं चला जाऊंगा। फिर उतर गया। मैंने अपने दोस्त को फिर बैग दिया अपना, फिर उस अंकल में आया, मैं भागते हुए आ गया। तो इस वक्त आसपास कोई लोग मौजूद थे? शोर मचाया आपने? वहाँ पे नहीं, अंधेरा था बिल्कुल। आप कहाँ से आ रहे थे उस वक्त? उस्मानाबाद आगे अजीम कलादा के साइड से। ठीक है, तो और भी कोई ट्यूशन से। आसपास लोग मौजूद थे नहीं थे कि कोई देख सके उसको? कोई गाड़ी नहीं बिल्कुल अंधेरा वहाँ पे था। नंबर नोट कर सकते थे आप गाड़ी का? नहीं, मैं वैसे बराबर में था, मैं डायरेक्ट भाग गया। जी, बच्चों के अगवा के हवाले से अब हम जानेंगे पुलिस हुक्काम से, और इस वक्त हम मौजूद हैं DIG साउथ असद रज़ा के साथ, और उनसे हम पूछते हैं कि इस वाक़े को तकरीबन 1 महीना होने वाला है और पुलिस ने अब तक इस केस में क्या पाया है कि आखिर बच्चे अब तक क्यों नहीं मिल सके। असद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि 1 महीना होने को आ रहा है इन बच्चों को लापता हुए, तो आखिर ये बच्चे अब तक क्यों नहीं मिल सके? जी देखें, बच्चों का जो अगवा है वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, और इसको और स्पेशली जो गार्डन वाला केस है उसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड जो है वो भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, बच्चों का अगवा जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। उसमें जो जनरली देखा जाए तो बच्चे जो हैं वो यहाँ तो कई ऐसे अगवाकार हैं उनको बैगिंग के लिए बच्चों को अगवा कर लेते हैं, या फिर कई ऐसे सेक्स प्रेडेटर्स हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ का जो शिकार करते हैं बच्चों को, वो भी बच्चों को अगवा कर लेते हैं। इसी तरह से कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं या फैमिली मेम्बर्स वो भी बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। कोई जो वालिदैन की आपस में अलहदगी हो गई हो, या उनके ऐसे आपस में कोई ऐसे इख्तलाफात हों। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे मुशाहिदे में आया है कि वो पेरेंट्स या टीचर्स का जो है वो बदसलूकी या उनके तशद्दुद की वजह से भी घर से ख़ुद ही भाग जाते हैं, या कई दफ़ा ये हुआ है कि बच्चों को तावान के लिए अगवा कर लिया गया हो, या फिर उनको इसी तरह से कोई फोर्स्ड लेबर के ऊपर जो है वो मजबूर किया जाए, उसके लिए भी बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। तो 6-7 फैक्टर्स हैं। जब भी हम कोई तफ्तीश करते हैं तो हम इन तमाम फैक्टर्स को जो है वो लेके आते हैं, बकौर लेके आते हैं, उसको देखते हैं कि कोई ऐसा कोई फैक्टर इन्वॉल्व तो नहीं है। जो गार्डन का केस है वो अभी तक हमारे लिए एक मुहिमा बना हुआ है, चूँकि दोनों बच्चे जो हैं वो ऐसे ही आफ्टरनून में जो है वो स्कूल से फ़ारिग होकर घर से निकले हैं और फिर वहाँ से गायब हैं। हमने जितने भी रेस्क्यू के इदारे हैं उन सब के साथ मिलकर जो है इस इलाके का तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर रेडियस जो है उसको हमने सर्च किया है प्रॉपर तरीके से। वहाँ पर जितने ड्रेन्स हैं या फिर वाटर टैंक्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उन सब को हमने जो एक्सपर्ट जो हैं वो उनसे डाइवर्स के साथ जो है तलाश करवाया है, जो साथ में नदी बहती है उसको भी चेक करवाया है, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक बच्चों का कोई ट्रेस हमें नहीं मिल सका। उसके लिए हमने अब ये भी किया है कि जितने भी हमारे दीगर इदारे हैं जैसे 1122 है, इसी तरह से ज़ैनब अलर्ट जो है, और उसके अलावा जो प्रोविंशियल हमारा जो है NDMA है उसको भी हमने इसमें लूप में लिया है क्राइसिस मैनेजमेंट वालों को, कि वो देखें कि कोई भी ऐसी कौन सी मुसीबत जो है जिसके उनके ऊपर आई है जिससे वो बच्चे जो हैं अभी तक लापता हैं। जी, गुज़श्ता दिनों एक मोटरसाइकिल पे मियाँ बीवी जो जा रहे थे तो रास्ते में इस जगह पे तकरीबन उनको ना एक मोटरसाइकिल सवार ने गोली मारी, जिससे जो खामद है वो फौरी तौर पर मौके पर ही फौत हो गया था। उसके बाद पता चला कि ये एक डकैती का वाक़या है। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ तहकीकात करने के बाद पता चला है कि ये डकैती नहीं है, ये एक किराए के कातिल ने मारा। तो इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ जगह पे इंक्वायरी की और एक ऐसे अनिशाद को यहाँ आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने उस मौके पर वो भी एक होटल से खाना खा के आ रहे थे, तो उन्होंने इस वाक़े को देखा। मैं इनसे पूछता हूँ, जी आप बताइएगा कि आप उस वक्त रात को जब आ रहे थे तो आपने क्या देखा? और
जी मैं उस दिन ना अपनी फैमिली के साथ खाना खा के तो आ रहा था, रात का वक्त था, तो मैं देख रहा था कि एक औरत और एक मर्द मोटरसाइकिल पे वो जा रहे थे, तो उनमें से ना एक जो मर्द है ना वो नीचे गिरा हुआ था, तो पता ये चला कि उसको ना किसी ने फायर मार दिया है। तो फिर उसके बाद मैं कुछ देर खड़ा रहा हूँ, फिर बाद में पता चला है कि ये कोई पहले तो ये पता लगा कि डकैती की वारदात थी, लेकिन बाद में पुलिस ने ये ट्रेस कर लिया, ये अंधा कत्ल था। ठीक है, तो हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि अंधा कत्ल जो है वो ट्रेस कर लिया है। जो 2 हफ्ते पहले एक मर्द और ख़वातीन जब मोटरसाइकिल पे आ रहे थे तो जीटी रोड पर नामालूम शख्स ने गोली मारकर उन्हें मर्द को जान बाग कर दिया था। हम इनके बारे में पूछते हैं कि उन्होंने एक किराए का कातिल भी तलाश कर लिया, उनसे पूछते हैं कि असल वाक़या क्या है। आप ये बताइएगा कि असल वाक़या क्या है, ये कैसे हुआ? सर ये हस्बैंड एंड वाइफ एक निजी होटल में खाना खा के वापस आ रहे थे, जिसके बाद एक टारगेट किलर आया नैयर मॉल के सामने और सिंगल एक हेडशॉट उसके सर में लगी मकतूल के, जिसकी मौके पे डेथ हो गई। और ये टारगेट किलिंग का एक वाक़या था जिसको हमने सेफ सिटी और डाटा और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमने इसको डिटेक्ट किया और लोकेट करने के बाद हमने इसे अरेस्ट किया और अल्लाह के फजल से इससे पिस्टल रिकवर करके हमने इसे जुडिशल कर दिया हुआ। अच्छा ये बताइएगा कि ये टारगेट किलिंग कैसे हुआ? उसने कोई मांगे थे, कोई पैसे मांगे थे या किसी ने उसको किराए पर लिया था? और वो किराए पर जिसने मंगाया वो कौन? सर असल में ये एक ही गाँव के थे, जिसने उसको मारा है वो भी, और जिसने इसको ख़रीदा हुआ था, यानी कि जिसने इसे पैसे दिए, बाहर बुलाने का लालच दिया, अली नामी शख्स ने जो इस टाइम स्पेन बैठा हुआ है, उसने जैन को कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए और साथ बाहर का वीज़ा देता हूँ, तुम मेरा ये काम कर दो। वो इस लड़की से प्यार करता था, लेकिन इस लड़की की शादी किसी और से हो चुकी थी जो कि अब इससे शादी नहीं थी करना चाहती, तो उसने कहा कि इसके खामद को रास्ते से हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। तो इसने उसे 10 लाख रुपये और ये वीज़े का लालच दे के इसको मर्डर करा दिया करवाया। और इसको पहले रुख दिया गया था कि ये दौरान वारदात कत्ल हुआ है, लेकिन सेफ सिटी की मदद, कैमरों की मदद से हमें पता चला कि ये टारगेट किलिंग का वाक़या है, दौरान वारदात ये कत्ल नहीं हुआ। जी इस वक्त हम एसपी इन्वेस्टिगेशन रियाज अहमद नाज साहब के पास मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं जी कि वो जो जीटी रोड पर एक मियाँ बीवी जब आ रहे थे तो एक हादसा हुआ जिसमें मियाँ का मर्डर हो गया था, और उसके बाद फैज़ान के फोत होने के बाद फिर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? अब ये बताइएगा कि फैज़ान जो है वो उसका हस्बैंड था, उसको मर्डर हो गया, तो वो कैसे पता चला है कि ये किराए का कातिल? इनफैक्ट ये जब वकूआ हुआ है तो हमने उस वक्त फौरी तौर पे जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनसे मदद लिया है। तो सेफ सिटी के कैमरों में हमें ये नज़र आया है कि एक बंदा जो है वो इनको चेज़ कर रहा है, और चेज़ करते हुए इनका बैग गिर गया था। तो जब वो बैग उठाने वापस आए तो जो चेज़ करने वाला बंदा था उसने फायर मार के तो उस फैज़ान को मर्डर कर दिया। तो हम वो सेफ सिटी के कैमरों की मदद से फिर आगे चले, उसको लिंक को लेके फिर हमें आज पता चला कि ये मोटरसाइकिल फ़लाँ है। उस मोटरसाइकिल से लिंक किया तो हमें पता चला जी कि ये मोटरसाइकिल जो है ये अली नाम का जो जैन नाम का जो मुलज़म है ये उसका है। तो फिर जैन पे हमने वर्किंग की और जैन को अरेस्ट किया। जब जैन को अरेस्ट किया तो फिर उसने बताया कि मैंने ये अली के कहने पे मर्डर किया है, और अली से मेरी कमिटमेंट हुई थी 10 लाख रुपए की, जिसमें से मैंने 30,000 रुपये ले लिया है और बाकी अभी उन्होंने मुझे पैसे देने हैं। फिर उसके लिए हमने इसको जब उसका मोबाइल पर डाटा चेक किया तो उसमें ये साबित हुआ कि जैन का और अली का रब्ता था आपस में, जो कि बाहर बैठा हुआ, और उसने वहाँ से बैठ के इस बंदे को हायर किया और उसने ये कन्फेस किया कि मैंने पैसे लेके ये बंदा मारा है। और इसके पीछे वजह ये है कि वो जो अली है वो बेसिकली ये जो बच्ची है इसके शादी करना चाहता था, तो इसने इनकार कर दिया कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो उसने फिर अपना ये सिलसिला बनाने के लिए उसने इस खामद फैज़ान को मर्डर करवाया। मैं हूं जेलम से डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। ज़िला भर में चोरी डकैती राहज़नी की वारदातें न थम सकें, लोगों को लोग जो हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं, शहरी परेशान हैं
आए रोज़ डकैती चोरी की वारदातें आम हो चुकी हैं, पुलिस जिसमें बेबस दिखाई दे रही है। आए चलते हैं रांझा मेहरा जेलम के नवाई गांव में, जहां पर एक दुकानदार दूध दही की दुकान पर सरे शाम डकैती की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। 2 मोटरसाइकिल सवार असला से लैस दुकान में दाखिल हुए और दुकानदार से तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये लूट कर फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। आए जानते हैं दुकानदार से। मेरे साथ इस वक्त मेहरा गांव के जो दुकानदार हैं जिनकी डकैती हुई, 2 मुसल्लह अफराद ने आकर गन पॉइंट पर, ये दुकानदार हैं, ये दूध का काम करते हैं, दूध और दही की दुकान है इनकी, इनसे 90 हज़ार के करीब जो है वो पैसे छीन के ले गए गन पॉइंट पर। जानते हैं इन दुकानदार से। जी क्या हुआ था आपके? जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। वही 2 आए न पिस्टल लैके सीधे तीर अंदर। अच्छा। तो फौरी तौर पर उन्हें आख्या भी पैसे कट। मैं क्या खैर तो आए ना, उन्हें आख्या नहीं फटोफट तू पैसे कट। मैं कहो तक गला खोलो, उन्हें आख्या नहीं तू आपू खोल के दे। फिर मैं आपू गला खोल के उन्हें पैसे दिते। फिर मैंने चंड भी मारी ने, गालां भी कड़ियाँ ने। कितने पैसे? पैसे तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया सी। मुड़ के तलाशी लैनी शुरू कर दी ने, बोझे विच पैसे वो कढ़ाए ने। मोबाइल मेरे को खोने की कोशिश की ने, मैं क्या मोबाइल ना देना तुहानू। बटुआ खोया ने, मैं बटुआ भी ना देना, मेरे विच कागज़ लाइसेंस है, शनाख्ती कार्ड है, ना देना। तो वो मैं को नहीं देते लाइसेंस शनाख्ती कार्ड, पैसे सारे मेरे को काट के ले गए। मुँह ढका हुआ था उनका? मुँह ढका हुआ था। अच्छा, तो 2 बंदे थे? 2 बंदे थे। किस चीज़ पे आए थे? मोटरसाइकिल पर। तो क्या टाइम क्या होगा उस वक्त? 8:27 हुए सन। 8 बजे शाम के 8? जी हाँ, शाम के 8। रात 8:27 पे? 8:27। अच्छा, तो आपने पुलिस को इतला की? जी बिल्कुल, पुलिस को इतला दी। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। कितने बजे आई थी? तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस आ गई सी। पुलिस आ गई। ये वो गला है जी जहाँ से दुकानदार को गन पॉइंट पे जब उन्होंने लूट मार शुरू की, तो इस गले से आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको, इस गले से उन्होंने पैसे निकाले। इनके पास बकौल दुकानदार के कि मेरे पास आज की सेल थी और कुछ पैसे इजाफी थे घर के खर्चे के लिए जो मेरे पास थे, वो मुझसे छीन के ले गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना मंगला के सब इंस्पेक्टर अलादिता के पास। उनसे जानते हैं जो रबरी की वारदात हुई है मेहरा गांव में, उसके मतलब इनका क्या कहना है, अब तक क्या हालात हैं और कैसे कहाँ तक पहुँची इसकी इन्वेस्टिगेशन? जी इसमें मैं गुजारिश करूँगा, नूर खान हमारा एक भाई है, उसके से रबरी की वारदात हुई है। 70,000 रुपये उसकी दूध की शॉप से लेके गए। 2 रबर्स हैं, इनमें हमने कैटेगराइज कर लिया है। इंशाल्लाह हम नज़दीक भी हैं, अल्लाह ने फजल किया तो हम इसको पकड़ भी लेंगे। इसमें हमने काफ़ी हर तरह से छानबीन करके मोटरसाइकिल के लिए से और जो हम साइंटिफिक चीज़ें कर सकते हैं उस हिसाब से हमने की है। तो इंशाल्लाह हम जल्द इस मुकदमा को ट्रेस करेंगे और इंशाल्लाह हमको इसको खुशखबरी देंगे। क्या आपने अपने इलाके में मतलब गश्त को मौसर बनाया है और इस तरह के नाकाबंदी की है, और आपके मुताबिक क्या आप बड़े करीब पहुंच गए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इंशाल्लाह कब तक ये जो है मुल्ज़मान गिरफ्तार हों? ये इंशाल्लाह जल्दी हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। रह गई हमने प्रिवेंशन एक्शन भी हम कर रहे हैं और प्लस ट्रेसिंग के लिए 2 चीज़ें हम कर रहे हैं। प्रिवेंशन के लिए हम नाकाबंदी प्लस जो क्राइम पॉकेट्स हैं उन पर हमारी प्रॉपर गश्त हो रही है। खुद भी आउट होता हूँ, सारी नफरी जो है हमारी पूरी थाने की नफरी प्राइवेट गाड़ी में भी अब आउट हो रहे हैं। मोटरसाइकिल जो है हमारे वो सारा एक प्रॉपर हमने मैकेनिज्म बना लिया। इंशाल्लाह हम उसमें हमने प्रिवेंशन में भी कर रहे हैं और डिटेक्शन तो। मैं हूं कोयटा से नदीम कौसर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म व सज़ा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जिन्हें आमतौर पर बलूचिस्तान में काबली गाड़ियाँ कहते हैं, ये काबली गाड़ियाँ पिछले कई सालों से अफ़गानिस्तान में से जो है चमन के रास्ते कोयटा आती हैं। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो है ये गाड़ियाँ जाती रही हैं और इस वक्त जो है कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो है बड़ी तादाद में काबली गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ जो हैं वो अक्सर जो है दहशतगर्दी के वाक़यात, अगवा बराए तावान और दीगर जराइम में भी इस्तेमाल होती रही हैं।
महकमा पुलिस, कस्टम और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो इन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता रहा है। और हाल ही में इन्होंने एक कैंपेन शुरू की जिनको तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं। इस मुहिम के दौरान जो है बड़ी तादाद में गाड़ियाँ पकड़ी भी गई हैं। इस नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, हम शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये गाड़ियाँ की जो मुहिम है उसके क्या असरात जो है शहरियों पर मुरतब हो रहे हैं। तारिक साहब ये बताएंगे कि जो काबिल गाड़ियाँ हैं उनकी मुहिम भी चलाई जाती है, तो क्या इससे कोई असरात मतलब बेहतरी शहर में नज़र आई है? और पुलिस जो है क्या तमाम लोगों को पकड़ती है या कोई उसमें जो है मतलब अमीर और गरीब का कोई फ़र्क किया जाता है? देखिए, इस हवाले से तो मैं बहुत हौसला अफजाई करूँगा कि गवर्नमेंट की कि वो इस पे एक अच्छा इक़दाम जो है वो कर रही है और इस पे जो है बड़े मस्बत असरात जो है वो इस पे पड़ रहे हैं। अब जहाँ तक बात रही कोयटा से चमन तक का, तो इसका पूरा जो फासला है तकरीबन 128 किलोमीटर है। ज़ाहिरी बात है कि ये गाड़ियाँ उन्हीं रूटों से चल के आई हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ये बात है कि कोयटा का कुल रकबा तकरीबन 2663 है, जिसमें आपकी 20 से 25 अहम शाहराएँ हैं और इन पे तकरीबन 1000 जो है आपके कैमरे नस्ब हैं, ठीक। अब जब ये सिलसिला होता है, जब कोई यहाँ पे कोई वारदात होती है तो अचानक ये सिलसिला चल पड़ता है कि जी काबली गाड़ियों का जो इसमें जराए में जो है इस्तेमाल होती है, तो ये गाड़ियाँ आई कहाँ से? सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ियाँ आई हैं, और जब ये जराइम यहाँ पे शुरू हो जाते हैं तो एकदम क्रैकडाउन यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इससे पहले ही ये सिलसिला इसको इनका इतना मजबूत बना देना चाहिए था। इसमें सबसे पहले जो थी इसका जो है रजिस्ट्रेशन है, और आपका दूसरा जो रजिस्ट्रेशन के अलावा आपका और दूसरे इकदाम है, जैसे आपके जो है ये कैमरे हैं, कैमरे आप जदीद जो है इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिसमें PIR कैमरे हैं, पैसिव इंफ्रारेड है, जो आपके ऑटोमेटिकली जो गाड़ी के ट्रैकिंग सिस्टम को जो है निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाते हैं। आप बताइए कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम होती है उसमें क्या मतलब आम लोगों को भी पकड़ा जाता है या ख़ास जो बासर शख्सियात है उनको भी रोका जाता है? अस्सलाम वालेकुम। असल में किस्सा ये है कि ये जो गाड़ियां हैं ये रोडों पे मतलब चल रही हैं और शोरूमों पे खड़ी हैं, और ये जो कस्टम हज़रात हैं ये ख़ास मौके पर निकल आती हैं और चंद गाड़ियां पकड़कर ये जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन ये इससे अच्छा है कि इन गाड़ियों को लीगलाइज़ किया जाए, एमनेस्टी स्कीम लाकर इन तमाम गाड़ियों को जो है लीगल किया जाए इनके, ताकि गवर्नमेंट ख़जाने में टैक्सेस की मद में और ये रजिस्ट्रेशन की मद में ठीक ठाक पैसा इसका जमा हो। प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ियाँ सरकारी दफातर में चल रही हैं, लोगों ने सरकारी नंबर प्लेट लगाकर अपने ज़ेर इस्तेमाल में रखी हुई हैं गाड़ियाँ, जिनकी वजह से जो है ठीक ठाक ये रोडों पे ठीक ठाक चल रही हैं, शोरूमों पे खड़ी हैं गाड़ियाँ। तो ये सिर्फ चंद गाड़ियाँ पकड़ के चंद लोगों को जो है तंग करके, जिसमें मेरे ख्याल से जो सियासी बैकग्राउंड रखने वाले या जिनके पीछे जो है सरकारी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो तो अपनी गाड़ियाँ फिर भी निकाल लेते हैं। इसमें ज़्यादातर मुतासिर जो है ना वो गरीब तबका होता है, जिनके पास गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं होते। बुल्सान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के ख़िलाफ़ मुहिम जो है महकमा एक्साइज पुलिस के साथ मिलकर करती रही है। तकरीबन 3 हफ्तों पहले भी एक मुहिम का आगाज़ किया गया है और इस मुहिम में क्या कामयाबी हुई है, हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन सैयद ज़फ़र अली बुखारी। हम उनसे पूछते हैं कि इस मुहिम में उन्हें कितनी कामयाबी हुई है। जी बुखारी साहब, आप बताएँगे कि आपको इस मुहिम में कितनी कामयाबी हुई है? जैसे आपने जिक्र किया, कुछ 3 हफ्ते पहले हमने मुहिम शुरू की और ये पूरे बलूचिस्तान में इसको फैलाया था, और इसमें तमाम कंसर्न जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ हम मिल के ये काम कर रहे हैं। एक्साइज़ के साथ पुलिस, लेवीज़, FC और कस्टम के एहलकार भी शामिल रहे। और इसमें ये क्योंकि ऑन रोड सारी मुहिम थी कि रोड पे खड़े होकर मुख्तलिफ नाके लगाकर, तो जो गाड़ी ऑन रोड है उसको हमने चेक किया। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि किसी गाड़ी को आप फ़ौरन उसको निशानदेही करें कि ये नॉन कस्टम पेड है। तो हमारी टीमों ने बहुत मेहनत की है, दिन रात खड़े रहे हैं हाईवेज़ पर। इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड भी थी, कुछ अनरजिस्टर्ड थी,
कस्टम पेड थी उनके ख़िलाफ़ हमने फिर एक्शन लिया है, और जो बिल्कुल अनरजिस्टर्ड और नॉन कस्टम पेड थी उनको हमने फिर कन्फिस्केट किया है, उनके ख़िलाफ़ चालान बनाए। ये ऐसा है कि 2018 में जब फाटा और पाटा को ख़त्म किया गया और वो मर्ज किया गया, रेगुलर डिस्ट्रिक्ट बन गए, उस वक्त एक पॉलिसी बनी थी कि जो इन इलाकों में, चूँकि पहले टैक्स एग्जम्प्टेड थे ये सारे इलाके, फेडरल के कोई टैक्स नहीं थे, प्रोविंशियल भी नहीं थे, तो आस्ते आस्ते ये रूटीन में आ रहे थे। तो बलूचिस्तान में भी जो पाटा का एरिया था, कोई हमारे 6 अजला हैं, उनमें तो ये रिलैक्सेशन अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वो है वैलिड है कि वहाँ कोई टैक्स अभी तक नाफिज नहीं हुआ। वहाँ पर फिर लोगों में ये रवाज आ गया था कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। वहाँ हम पकड़ नहीं रहे, वहाँ हमने फिर प्रोफाइलिंग शुरू की कि एक दफ़ा ये हमें एक हमारे पास एक डिटेल आ जाए कि ऐसी कौन सी गाड़ियाँ किसके पोजीशन में है, कौन चला रहा है, ताकि किसी हादसे में या किसी तकरीबकारी में इस्तेमाल हो तो हमें निशानदेही हो सके इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए। बलूचिस्तान में पिछले 3 हफ्तों से नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के ख़िलाफ़ महकमा एक्साइज़ की जानिब से मुहिम जारी है, जिसके लिए महकमा पुलिस उनके साथ मुकम्मल ताउन और मामनत कर रही है। ये मुहिम कोयटा में भी जारी है और काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ पकड़ी भी गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SP सरियाब तलहा वली। हम उनसे जानते हैं कि इस मुहिम के दौरान अब तक उन्हें कितनी कामयाबी हुई है। तलहा साहब, आप ये बताएँगे कि जो ये मुहिम चलाई गई है नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ, ये क्यों चलाई गई है और अब तक कितनी आप लोग कामयाबी हो सकी है? मैं आपके सवाल का जो दूसरा पहलू है पहले उसको एड्रेस करता हूँ, फिर बाद में मैं जो पहली चीज़ आपने पूछी है वो बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो IG साहब का विज़न था इसके ऊपर, और उस विज़न के तहत DIG कोयटा और SSP साहब ने जो प्लानिंग की है उसके तहत हमने सबसे पहले तो एग्ज़िट और एंट्री के ऊपर नाके लगाए हैं कि जो भी NCP गाड़ी है वो एंटर ना हो सके और एग्ज़िट भी ना हो सके। अभी तक जहाँ अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो पिछले साल हमने 200 से ज़ायद गाड़ियाँ पकड़ के कस्टम्स को हैंड ओवर की थी, और इस साल अभी तक जो कैंपेन चल रही है उसमें हम अराउंड 40 to 50 गाड़ियाँ सीज़ करके अपने पास हैं, हमारी कस्टडी में, और वो फिर कस्टम्स के हवाले हो जाएंगी। अब जहाँ तक बात है कि NCP गाड़ियों को क्यों पकड़ा जा रहा है और इनको रोड के ऊपर क्यों चलने से डिस्करेज किया जा रहा है, इसके अंदर सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आप भी जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने में जो कोयटा के अंदर क्राइम हुए हैं, और 2-4 तो बड़े सेंसिटिव और बहुत ही हाई लेवल के क्राइम हुए हैं, उनमें NCP गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर उनका फ़ेक होता है, गाड़ी ना एक्साइज़ में रजिस्टर है ना किसी और अथॉरिटी के साथ रजिस्टर है, तो उस गाड़ी को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। जब वो सड़क पे गाड़ी चल रही है, कैमरा में भी आपके पास गाड़ी आ जाती है, मगर उसके नंबर प्लेट से उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर गाड़ी आप रिकवर भी करते हैं तो उसकी मलकियत तक भी पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये बिल्कुल आवाम की अपनी फ़लाह के लिए, आवाम की अपनी सेफ्टी के लिए कि कानून के दायरे में रहते हुए वो तमाम व्हीकल्स इस्तेमाल करें जो कि रजिस्टर्ड हैं, या फिर जो व्हीकल उनके पास NCP है उसको रजिस्टर करवाएं और फिर सड़क पे लाएं। और इसमें मेरा ख़्याल है पुलिस आवाम दोनों का ताउन दरकार है, और इसमें हम ये चाहते हैं कि आवाम जो है वो तमाम कानूनी ज़ाब्तों के तहत जो भी हमारे यहाँ राइज हैं उसके तहत गाड़ियाँ रजिस्टर करवाएं। जुर्म सज़ा के लिए मैं हूँ नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा वारिस हैदरी। उकाड़ा के थाना रावी के इलाका जंदराका में चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मेहनतकश नौजवान सुबह उठा, मेहनत मजदूरी के लिए उसने अपनी गधा रेडी को जोड़ा, मेहनत मजदूरी करने के लिए गया। वो दूर दराज के इलाका से मेहनत मजदूरी करके गधा रेडी पर मटर लाद कर वापस आ रहा था कि रास्ते में वो एक ऐसे कच्चे इलाके से गुज़रा जहाँ पर 5 भाई अपनी ज़मीन में खड़े हुए थे। ज़मीन के कच्चा होने की वजह से चलती हुई गधा रेडी से धूल उठी जो 5 भाइयों पर जा पड़ी। 5 भाइयों को धूल पड़ने का इस कदर गुस्सा आया कि पांचों ने मेहनतकश नौजवान पर हमला कर दिया। गधा रेडी से खींचकर, पंजाबी में जिसे टोया कहते हैं, टोए में लिटाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 भाई तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जबकि 5वें ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कानून को चैलेंज कर दिया।
मेरा नाम आफ्ताब है, मेरे अब्बू का नाम नज़र अली है। तो मैं ना अपना काम सुबह उठिया सी ते अपने काम ते चला गया खोती रेहड़ी ते अपना काम करके तो मैं वापस आ रहा सी खोती रेहड़ी ते 4-5 भाई ते खड़े सी। उन्होंने ते घट्टा वा गया मेरी खोती रेहड़ी तो, जिंदी वजह तो ना उन्होंने मैनू रोकिया। तो उन्हें कहा तू मेरे ते घट्टा क्यों सटिया है। तो मैं उन्होंने मिन्नत की थी कि मैनू जान दो गलती ना वाग गया है, पर उन्होंने नहीं मेरी मनी। उल्टा उन्होंने मैनू खोती रेहड़ी तो ला लिया तो उन्हें इतने मैनू मारिया है। तो मेरा चाचू मैनू छुड़ान आए थे, उन्होंने भी मारिया। मेरी फूफो नाल हैगी सी, उन्होंने भी मारिया। तो नाले सोशल मीडिया ते ना वीडियो बना के वो भी अपलोड करती। तो हुण मेरी इल्तमास है कि मैनू इंसाफ दिता जाए। जी, इस वक्त मैं थाना रावी में मौजूद हूँ। 2 फरवरी को थाना रावी के इलाका जनराका में एक मेहनत कश नौजवान पर तशद्दुद का जो वाक़या पेश आया, उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई हुई, ये जानते हैं थाना रावी के SHO चौधरी नासिर जावेद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पुलिस स्टेशन रावी में एक कस्बा है जंदराका के नाम से। 2 तारीख को शाम को 4 बजे तकरीबन हमें एक वीडियो मौसूल होती है जिसमें एक नौजवान जो मेहनत मजदूरी करता है उसको कुछ लोग उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे। जैसे वो हमें वीडियो मौसूल होती है, हम IT टूल्स और जद्दी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अक्यूज़्ड को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और विद इन नो टाइम FIR रजिस्टर्ड की जाती है। एक रेडिंग पार्टी को तश्कील दे दिया जाता है। आइडेंटिफाइड करने के बाद अक्यूज़्ड को सेम डे अरेस्ट कर लिया जाता है।